हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धंधलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत, जो भारतीय राज्य व्यवस्था की एक अच्छी मानी हुई पुस्तक है और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीलिम्स में मेंस में ज़रूर आते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि 80% सिलेबस भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रीलिम्स में से इसमें से ज़रूर आता है। उसमें हम आज पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसमें हम देखते हैं 2023 और 2024 प्रीलिम्स में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। उसके बाद में फिर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आया था 2023 में, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया, मतलब पुकारा गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर एक्ट, फिर ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशीय रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन 2, रक्षा और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि रक्षा और विदेशी से संबंधित जो भी मामले थे वो गवर्नर के अंडर थे, वो विधानमंडल के नियंत्रण में नहीं थे। अंग्रेज ऐसा कभी भी नहीं कर सकते थे। तो अब हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और भी बहुत सारे, अगर 2011 से लेकर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूछे गए हैं। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में M.N. राय भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे। कौन? M.N. राय के दिए गए सुझाव को अमल लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। सबसे पहले प्रस्तावना किसने दी थी संविधान बनाने की? 1934 में M.N. राय ने। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कंपनी का शासन कब से कब तक था? 1773 से लेकर के 1858 तक कंपनी का शासन देश में रहा। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें अधिनियम की विशेषता क्या थी? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। कौन से? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। फिर इसके दोबारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए थे? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से अलग थी। फिर इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1774 में। और उसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश था वो कौन थे? इम्फे थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। आज भी गवर्नमेंट का रूल है, हर ये लागू है। अगर कोई कर्मचारी है सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट का, तो वो निजी व्यापार और रिश्वत लेने पे प्रतिबंध है। रिश्वत लेना तो आजकल सब पे प्रतिबंध है। ऑप्शन फिर 5 विशेषता इसकी, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्नर बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। किसको?
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। फिर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया है। इसे क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। जो इसकी कमी थी 1773 की एक्ट की, उसको पूरी किया गया था। इसमें क्या था, इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। कौन से, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल को, ठीक है। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी, तो लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किसको दी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। किस में हुआ था, द्वैध शासन का शुभारंभ पिट्स इंडिया एक्ट में। फिर नियंत्रण बोर्ड की यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ठीक है, किसकी थी ये, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। कार्य था क्या, वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैनिक, सरकार और वह राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। फिर इसकी मुख्य बात क्या थी, ये दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला तो कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। किसको, कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया। किसको, ब्रिटिश सरकार को। फिर है 1833 का चार्टर अधिनियम, इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। विशेषता क्या थी, इसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। और फिर आगे इसमें देखते हैं, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। पहले बंगाल के गवर्नर का अधीन कर दिया था, अब उनको विधायिका संबंधी शक्ति से भी वंचित कर दिया। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। देखो, ये फैक्चुअल कंटेंट है, इनको पढ़ाना जरूरी है, इसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये आपको अच्छी तरह से याद भी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, क्या पता किस टॉपिक से भी क्वेश्चन उठा ले। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह कौन सा, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। इसमें एक उसके बाद में चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय, रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान का समाप्त कर दिया गया। किसको, सिविल सेवकों के चयन के लिए जो प्रतियोगिता शुरू की गई थी, तो इसे विरोध के कारण प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसमें फिर जो लक्ष्मीकांत में उसमें 1813 का चार्टर अधिनियम नहीं है, मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। कंपनी का अधिकार को छीन लिया गया व्यापार करने को।
किंतु उसका चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिकार बना रहा। भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश प्रजाजनों के लिए खोल दिया गया, यद्यपि उनमें कुछ विशेष सीमाओं के अधीन कार्य करना पड़ता था। फिर शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात की गई। कंपनी की सेवा में जाने से पहले इंग्लैंड में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। अब हम देखते हैं 1853 का चार्ट अधिनियम। 1793 से लेकर के 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्ट अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। कौन सा? 1853 का। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसकी विशेषता क्या थी? इसने पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। पूछ सकता है क्वेश्चन, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? तो वह है 1853 का। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। किसके लिए? गवर्नर जनरल के लिए, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती है। इस प्रकार विधायकों को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। फिर आगे इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार ब्रिटिश सिविल सेवाएं भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाल समिति की नियुक्ति की गई। मैकाल समिति की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई वो आप बताएं। और खुली प्रतियोगिता खोल दी गई, ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट विशेषता, इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाएगा। जो 1853 में जो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य जोड़ गए थे, उनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाएगा। फिर क्या हुआ था? फिर आ गया ताज का शासन 1858 से लेकर के 1947 तक। क्यों आया ताज का शासन? क्योंकि 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। उन्होंने अंग्रेजों को एहसास करवा दिया और उनको महसूस हो गया कि हम इसी प्रकार से शासन नहीं कर सकते। किस प्रकार से? कि भारतीय नागरिकों का शोषण करके, उनका धन का निष्कासन करके और उनके धार्मिक कार्यों में विघ्न डाल के, तो फिर उनको उससे महसूस हो गया। फिर ताज का शासन लगाया था 1858 से लेकर के 1947 तक। फिर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राज्यों से संबंधित शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। अधिनियम की विशेषता क्या थी? इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, अब उसे वायसराय कहने लगे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिए गए और द्वैध प्रणाली भी समाप्त कर दी गई। ये किस अधिनियम के तहत हुए थे? पिट्स ऑफ इंडिया के तहत 1784 का। फिर है एक नए पद, ठीक है,
भारत के राज सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः सदस्य के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, राज सचिव, भारत के राज सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत गई थी? तो वो है 1858 का। आगे फिर है भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारतीय सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। किस पर? ये निगमित निकाय थी जिस पर। ठीक है, अब है आगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषता। मैं जो फालतू की बात है वो हटा रहा हूँ, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषता क्या थी? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। पूछ सकता है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को परिषद में शामिल किया गया था? वो है पटियाला के महाराजा, दिनकर राव और बनारस के राजा। ठीक है, इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पूर्ण देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। ठीक है, इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हो गई। फिर बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में क्रमशः 1862, 1867 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। कहाँ पर? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा पर और पंजाब में। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई। ठीक है, इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। किसको? 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का वायसराय परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने कौन सा? 1861 का जो अधिनियम था, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीना होती थी। ये आज भी राष्ट्रपति के पास में पावर है और राज्यपाल के पास में पावर है। तो ये 1861 के अधिनियम से ली गई है। जो राष्ट्रपति को जो पावर की दी गई है अध्यादेश जारी करने की, वो आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल को 213 के अनुच्छेद के द्वारा। एक बार कन्फर्म देख लेना, कोई त्रुटि हो सकती है। फिर है 1892 के अधिनियम की विशेषता। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। किसमें? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ
जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। किसको? ये वायसराय को। ठीक है, तो आज हमने ये 1892 के अधिनियम की विशेषता बता दी। अब मैं जो कल पढ़ाऊंगा उसमें 1909 की, 1919 की और 1935 की और 1947 के अधिनियम की विशेषता बताऊंगा। और जब ज़्यादा पढ़ाना भी अच्छा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ाने से स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। कोई कमी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कुछ अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करो, हमें भी अच्छा लगता है।